नमस्कार साथियों, स्वागत आपका। 2024 के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और नेताओं ने अब अपनी कमर कस ली है अगले चुनाव के लिए। लेकिन इसी दौरान एक बहुत बड़ी चीज होने जा रही है भारतीय लोकतंत्र में, वो है परिसीमन। परिसीमन की परिभाषा क्या है, आखिर परिसीमन होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है और अब अगर होगा तो इससे कितना बदलाव जो है होने वाला है, उन सभी चीज़ों पर, उन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं गलियारा टाइम्स के संपादक इंद्रपाल चहार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद रघुवीर जी। सर, जैसे कि मेरा क्वेश्चन सबसे पहले यही, परिसीमन है क्या और इसके मापदंड क्या होते हैं? रघुवीर जी देखिए, परिसीमन की बात है तो जब भी कभी परिसीमन होता है तो एक प्रकार से मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र हैं, जब परिसीमन होता है उसमें जो उसकी सीमाएं हैं विधानसभा क्षेत्र की, लोकसभा की, उनमें परिवर्तन होता है। और ये इसलिए होता है कि एक परिसीमन और दूसरे परिसीमन के दौरान अब देखें 2007 में हुआ था, अब 26 में 20 साल का हो गया तो इसमें प्रत्येक राज्य में कई नए जिले बन जाते हैं। और जब परिसीमन बनता है तो उस समय एक जिले में जितने विधानसभा क्षेत्र बनने होते हैं उसका कोई भी गांव दूसरे जिले में नहीं जाता। तो मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से नए सिरे से जो हल्के की सीमाएं हैं वो बढ़ती हैं। कुछ गांव उस हल्के से उसमें चले जाते हैं, कुछ उससे उसमें चले जाते हैं। परिसीमन सबसे पहले कब हुआ था और कितने परिसीमन अब तक हो चुके हैं भारत के लोकतंत्र में? देखिए, पहला परिसीमन 1952 में हुआ था। जैसे 1952 के लोकसभा के विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन कर दिया गया था और उसकी जो रिपोर्ट है वो 3-4 साल के बाद आई। और जो अगला लोकसभा विधानसभा चुनाव इकट्ठे हुए थे उस समय 1957 का जो चुनाव था उसमें यह लागू हुआ। उससे जो अगला परिसीमन था वो 1967 में बैठाया गया और इसकी जो रिपोर्ट थी वो जो 1971 में लोकसभा के चुनाव हुए उसमें लागू किए गए। और जो अगला परिसीमन आयोग बिठाया गया वो 1973 में बिठाया गया और इसकी जो रिपोर्ट थी वो 1977 में लागू की गई। और जो आखिरी परिसीमन था उसका गठन 2002 में किया गया था और 2007 में उसकी रिपोर्ट लागू हो गई थी। 2007 के बाद जिन भी राज्यों में विधानसभा चुनाव थे वहां नए परिसीमन पर हुए और 2009 का जो लोकसभा चुनाव था वो नए परिसीमन पे हुआ था। इसमें खास बात ये थी 1952 से लेके और 1952 और 67 के जो और 73 के जो परिसीमन आयोग थे उनमें कई राज्यों में लोकसभा की और विधानसभा की सीटें बढ़ाई गई हैं। लेकिन 2002 में जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया था उसमें तय हो गया था कि विधानसभा और लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ेंगी, केवल गांव की जो सीमाएं हैं उनका परिवर्तन होगा। तो अभी ये 2007 के अंदर जो हुआ था परिसीमन, उसमें 20 साल की टर्म थी, ये 20 साल 4 प्लान यानी कि 4 योजनाओं के लिए, और अब ये चौथी योजना है और इस योजना के बाद जो है परिसीमन होना है। तो लेकिन जब मैंने आप मुझे जो आंकड़े बता रहे थे उस आंकड़ों को देखें तो हर परिसीमन के अंदर 4-5 साल का मतलब एक गैप था, समय था। यानी कि आज अगर हमने डिसाइड किया भी ये सीमाएं रहेंगी तो उसके 4 या 5 साल के अंतराल के बाद ही चुनाव हुए हैं। तो अब क्या माने, जैसे अभी 26 की रिपोर्ट्स आ रही हैं, 26 में परिसीमन आयोग बैठेगा तो इसका मतलब 26 और 4 अगर हम जोड़ते तो 30 हो गया। तो क्या 29 का चुनाव इसी पुराने ढर्रे पे लड़ा जाएगा या नए परिसीमन आयोग के तरीके से लड़ा जाएगा? इसमें रघुवीर जी आपने सही कहा कि जितने भी 3-4 आयोग हुए हैं उनमें 4 साल के लगभग समय इन्होंने लिया है। और अब अगले परिसीमन की अगर बात करें, 1 जुलाई 2025 को भारत में जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। वो कितना समय लेता है ये महत्वपूर्ण चीज है। आज तक जितनी भी जनगणना पहले हुई है 10 साल के अंतराल पे, उसमें जो सबसे ज्यादा समय लगता था, क्योंकि जितने भी परिसीमन गठित हुए हैं वो जनगणना के आधार पे हुए हैं। तो उस समय जनगणना होने के बाद जो रिकॉर्ड तैयार किया जाता था, रजिस्टर तैयार किए जाते थे, उसमें लगभग 1 साल का समय एक्स्ट्रा लग जाता था। तो अब ऐसा बताया जा रहा है कि 1 जुलाई 2025 के बाद जो जनगणना शुरू होगी तो वो एक प्रकार से आज नई तकनीक आ गई, कंप्यूटर का जमाना आ गया, जो 1 साल का अतिरिक्त समय लगता था
रिकॉर्ड तैयार करने, वो साथ के साथ हो जाएगा कंप्यूटर में। लेकिन जब परिसीमन आपने बताया जनसंख्या के आधार पे परिसीमन होगा, और इस बात पे भी अलग अलग राय निकल के सामने आ रही हैं, परिसीमन की बात करती हैं। अगर हम जैसे देखते हैं जितने भी राज्य हैं, 543 सीटें हैं इस वक्त, 543 सीटें हैं, तो ये किस रेशियो में बढ़ सकती हैं? रघुवीर जी, बहुत बड़ा विवाद ये आजकल चल रहा है। जो दक्षिण के 5 राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल, हाँ जी, इसमें जितनी भी पार्टियां हैं उनके नेता लगभग एक मंच पे आ चुके हैं या आ जाएंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही थी शुरू में, उसमें जो उत्तर भारत है, 2007 का जो परिसीमन था, उसके बाद उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें जो जनसंख्या है उसकी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा। और जो दक्षिण के राज्य हैं उन्होंने एक प्रकार से जनसंख्या बढ़ोतरी पर नियंत्रण कर लिया है। तो बहुत बड़ा विवाद ये खड़ा हो गया है आज के दिन। जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनकी ये मांग है कि जो नया परिसीमन होगा वो जनगणना के आधार पे होना चाहिए। मतलब जिन राज्यों में ज़्यादा जनसंख्या है उनकी सीटें ज़्यादा बढ़नी चाहिए, और जो दक्षिण के राज्य हैं उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो जो हम टारगेट लेके चले थे दक्षिण के राज्य, जनसंख्या कम करने का, जनसंख्या नियंत्रण का, तो वो हमारे राज्यों में जनता पर गलत असर जाएगा और हमारे राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो कम हो जाएगा। क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से आज जैसा कि आपने कहा 543 सीटें हैं, तो 56% सीटों की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इसमें मोटे तौर पर आप मान के चलिए कि ऐसी संभावना है कि 56% सीटों की बढ़ोतरी होगी। उस हिसाब से आप मान के चलिए कि 848 सीटें लोकसभा की हो जाएंगी। तो इसमें जो दक्षिण के राज्य हैं उनका प्रतिशत ये मान के चलिए कि 27% होगा। कहाँ तो पूरे देश का 56% होगा, और उनकी जो जनगणना है उनमें केवल 27% की बढ़ोतरी होगी। अच्छा, ठीक। ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है ये ऐसे है। यानी ये तो ये हो गया जिसने जनसंख्या नियंत्रण पे काम किया, यानी अगर साउथ की बात कर रहे थे, साउथ के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पे काम किया जी, लेकिन वहाँ पर उनकी राजनीतिक जो सहभागिता है वहाँ पर नुकसान हो रहा है। नुकसान नहीं, आप मान के चलिए कि अगर ये हुआ तो हाशिए पर चले जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर जो 56% बढ़ोतरी होगी सीटें, उसमें ज्यादातर आप मान के चलिए कि उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें होगी। तो ज्यादातर अगर ऐसा हुआ तो जो अगले 2029 या उसके बाद के जो चुनाव होंगे उनमें जो दक्षिण के राज्य हैं 5 राज्य, उनका महत्व अब की बजाय बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि अगर हम आज की सिचुएशन की भी बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार है और गुजरात है, तो यहाँ पर तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उसके हिसाब से अगर होगा तो काफ़ी सीटों का फर्क पड़ने वाला है। नॉर्थ ही दबदबा रहेगा, नॉर्थ का ही दबदबा रहेगा उस हिसाब से अगर परिवर्तन होता है तो परिसीमन में। तो आखिर मांग क्या की है उन्होंने, मतलब क्या मांग कर रहे हैं वो? जो दक्षिण के राज्य हैं उनकी मांग बहुत ही जायज़ है, और जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है उनको कि किसी प्रकार का राजनीतिक नुकसान आपको नहीं होगा। उनकी मांग है अनुपात की, अनुपात में सीटें बढ़नी चाहिए। अगर आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो आज उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। मान लिए उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं। दक्षिण के राज्य की अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर 39 लोकसभा की सीटें हैं। तो उनकी मांग है कि अनुपात के हिसाब से अगर यूपी में 14 बढ़ती हैं तो तमिलनाडु में 7 बढ़नी चाहिए। मतलब जनसंख्या का आधार ना हो, जनसंख्या का आधार ना हो, अनुपात, सीटों का अनुपात हो, ये उनकी मांग है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन इसमें इसी बीच में कई, अगर हम बात करते हैं भारतीय मुख्यमंत्री इसी बीच अगर हम बात करते हैं तो कई नेताओं के या संगठनों के अगुवा जो है उनके बयान आ रहे हैं जनसंख्या बढ़ाओ। क्या वो इसीलिए? देखिए, खुद अगर यही फार्मूला चला तो केंद्र पर दबाव बनाने के लिए जो दक्षिण के राज्य हैं उनके कुछ नेताओं ने ये एक चीज छोड़ दी है
कि 2056 तक इसको ऐसे ही रखा जाए। अच्छा, परिसीमन को लागू ना किया जाए 2056 तक, इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। अगर लागू किया जाए तो जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में आपने कहा था कि परिसीमन क्या होता है, हाँ। तो उसमें जो सीमाओं का बड़ा दाएं बाएं करण का है। अच्छा। दक्षिण के राज्य करते हैं कि ऐसा कर सकते हैं, सीटों में बढ़ोतरी ना की जाए, क्योंकि जो 2002 का परिसीमन था उसमें भी ऐसा ही किया गया था। ठीक है। सीमाएं दाएं बाएं की गई थी, सीटों में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। तो अब आखिर में हम ये जानना चाहते हैं, ये तो हम देश की बात कर रहे हैं, देश के अंदर परिवर्तन होगा, प्रदेश की राजनीति के अंदर क्या परिवर्तन होने वाला है अगर हरियाणा की बात करते हैं तो? देखिए रघुवीर जी, हरियाणा की बात करें, 2024 के जो विधानसभा चुनाव थे उस दौरान हरियाणा में मतदाताओं की संख्या लगभग 2 करोड़ 3 लाख थी। हाँ जी। और अब ऐसी संभावनाएं हैं, अगर जनसंख्या बढ़ोतरी के हिसाब से सीटों का गठन किया गया तो संभावना कि हरियाणा में 10 की बजाय 14 लोकसभा सीटें होंगी। 14। और अगर दक्षिण राज्यों की जो मांग है उसके हिसाब से बढ़ोतरी हुई तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 14 की बजाय 13 लोकसभा सीटें होंगी। ठीक। अगर 13 लोकसभा सीटें हुई तो हरियाणा में विधानसभा की सीटें होंगी 117। अगर 14 हुई तो हरियाणा में विधानसभा की सीटें होंगी 124। 2 करोड़ 3 लाख मतदाता हैं, इस हिसाब से अगर 117 विधानसभा क्षेत्र बने तो आप मान के चलिए कि हरियाणा में लगभग 1,75,000 मतदाताओं पर एक विधानसभा क्षेत्र बनेगा। और अगर 124 विधानसभा सीटें बनी तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 1,60,000 और 1,65,000 के बीच में एक विधानसभा क्षेत्र का गठन इसमें होगा, मतदाता रहेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आपको इस चर्चा के माध्यम से पता लग गया होगा कि परिसीमन से क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं और क्या ये परिसीमन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, इसका पता तो जनसंख्या की गणना के बाद ही पता लगेगा। हम इसी तरीके से आपके साथ जुड़े रहेंगे। अगली बार हम चर्चा करेंगे हरियाणा विधानसभा को लेकर, हरियाणा प्रदेश को लेकर, कि आखिर हरियाणा प्रदेश में अगर सीटें बढ़ती हैं तो कितनी सीटें बढ़ सकती हैं और क्या क्या उनका जो भौगोलिक क्षेत्र रहने वाला है, कौन सा गांव या कौन सा एरिया किस सीट पर जा सकता है, किसके बनने की संभावना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए लेते हैं हम इजाज़त। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।